सो फंक्शंस ऑफ लूप ऑफ हेनरीज पीसीटी हम लोगों ने देख लिया कि पीसीटी में ऑब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड पोटेशियम क्लोराइड वाटर का। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ये हेनरीज लूप के बारे में। तो हेनरीज लूप के बारे में बात करते हैं तो इसका 3 सेगमेंट है। पहला क्या नाम है, डिसेंडिंग, फिर ये है थिन असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग। तो 3 पार्ट है, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग। ठीक है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, देखिए टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं बेस्ड ऑन द लूप ऑफ हेनरीज। पहला है आपका जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड दूसरा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जस्टामेडुलरी जो है वो किडनी के लिटरली मेड्यूला के अंदर तक गए हुए होंगे, जबकि जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो मेड्यूला के अंदर में नहीं बल्कि कॉर्टेक्स में रहेंगे। कॉर्टेक्स वाले का मेन काम है अपना यूरिन फॉर्मेशन करने का, जिनका नंबर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा नंबर में, हालांकि जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है बहुत कम है और उनका यूरिन कॉन्सेंट्रेशन जो है उनका मेन काम है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन करने का, वो उनका मेन काम है। ठीक है। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स देख लिए, सेगमेंट्स देख लिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक स्टेटमेंट है कि आइसोटोनिक फ्लूइड एंटर्स द यूरिन बट द कॉन्सेंट्रेटेड आइसोटोनिक फ्लूइड एंटर्स द लूप ऑफ हेनरीज बट द कॉन्सेंट्रेटेड लीव्स। यहाँ आया जो वो आइसोटोनिक था बट जो जा रहा है वो कॉन्सेंट्रेट। अब आप पूछेगा कि जब पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ ही था तो ये आइसोटोनिक कैसा है। देखिए आइसोटोनिक इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था उसमें से सोडियम और बाकी चीज़ें भी सॉल्यूट निकल के ऑफकोर्स रीअब्जॉर्ब होते, बट साथ ही साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है और दोनों का अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन लगभग बराबर था। दैट्स वाई इट इज़ स्टिल आइसोटोनिक। हालांकि अब लूप ऑफ हेनरीज में जो होगा वो कॉन्सेंट्रेट होगा और जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन लीव करेगा। अब कैसे देखते देखिए, तो ये कैसे स्टेटमेंट आया कि हाउ कैन द आइसोटोनिक फ्लूइड एंटर्स द एलओएच पीसीटी हैज, हाउ कैन आइसोटोनिक फ्लूइड एंटर a loop of Henle's if the PCT has done reabsorption। देखिए in LOH the absorption was done but both the solute and water were reabsorbed proportionally, यानी कि लगभग दोनों बराबर ही एब्जॉर्ब हुए थे। however LOH reabsorption of solute do not accompany the water, लेकिन जो reabsorption of solute जो होगा LOH में वो वाटर को नहीं ऑक्यूपाई करेगा और सेम जब वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा तो वो सॉलिड को नहीं ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए तो ये बात है। ठीक है। अब पहले बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की। डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर बट नॉट टू सॉल्यूट्स, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो परमेबल टू वाटर बट सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं है। तो ये कैसे होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे में, देखिए रीज़न फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये वाटर का रीअब्जॉर्ब कर रहा है, परमेबल है, लेकिन परमेबिलिटी के बाद भी ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ कहाँ से रहा है जिसकी वजह से होगा। तो देखिए पहले 3 चीज़ की वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। पहला कि परमेबिलिटी वाटर का बहुत ज़्यादा है, लूप ऑफ हेनरीज में परमेबिलिटी वाटर के लिए परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा कंटिन्यूस रिअब्जॉर्प्शन, जो ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको अगर इसमें डायग्राम में तो नहीं दिख रहा बट ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो कि पूरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उनमें से हम ब्लड लगा वाटर एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है, उस वजह से भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन। और जो मेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है वो मेड्यूला में, ये पूरे जो मेड्यूला यहाँ से अगर मेड्यूला देख ले तो मेड्यूला में जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। कैसे ग्रेडियंट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है इस वजह से क्योंकि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो भी इसको सप्लाई कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूट्स यहाँ से ऑब्जर्व करके हम लोग आगे बात करेंगे कलेक्टिंग ट्रैक्ट में कैसे हो रहा है वो दे रहे हैं। बाकी जो असेंडिंग लिम्ब जो क्या बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके सॉल्यूट को मेड्यूला में ही पहुँचा रहे हैं, इंटरस्टेशन में ही पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड है। So this is how the absorption of in descending limb is taking place of water। तो descending limb वाटर का reabsorption करता है। ठीक है, कैसे करता है, ड्यू टू हाइपरमेबिलिटी, ब्लड लेके चला जा रहा है वाटर को। एंड थर्ड इज द असेंडिंग लिम्ब और कलेक्टिंग डक्ट। असेंडिंग लिम्ब और कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है इन द डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद अगर बात करें तो असेंडिंग लिम्ब की, अगर इस असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो इसके 2 पार्ट है, थिन असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग। थिन असेंडिंग जो है वहाँ पर नॉर्मली किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन ना के बराबर हो रहा है, बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे सोडियम का तो रिअब्जॉर्प्शन ना के ही बराबर है, एकदम नील हो रहा है। क्यों नील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सोडियम चलने बिना सोडियम चल के सोडियम रिअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वाटर वो पैरासोलर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखते हैं असेंडिंग लिम्ब में पैरासोलर हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं। असेंडिंग लिम्ब देखिए, असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि थिक असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो देखिए दोनों 2 तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होती है चीज़ों की। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम की हो रही है, अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑल्सो, एंड दिस कैन बी ट्रांससेलुलर एंड पारासेलुलर। देखिए लूमन में एक्चुअली क्या होता है, NK-CC2 जो है ये है आपका NK-CC2 इज़ द
क्या बोलते हैं उसको, चैनल है, प्रोटीन चैनल है जो कि अंदर ला रहा है किसको, सोडियम को, क्लोरीन को एंड पोटेशियम को। एक सोडियम, दो क्लोरीन और एक पोटेशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोडियम, दो क्लोरीन एंड एक पोटेशियम अंदर आ रहा है। सोडियम को भेज दिया जा रहा है यूजिंग सोडियम पोटेशियम पंप से ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है बाहर, जबकि जो पोटेशियम अंदर आ रहा है उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है थ्रू आर ओ एम के channel। ROM के चैनल इज रेनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल, रेनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल। ROM के से बाहर फेंक दिया जा रहा है जो पोटेशियम आ रहा है एंड सोडियम तो अंदर आ गया। दो क्लोरीन जो है, क्लोरीन को फिर अगेन बाहर फेंक दिया जा रहा है थ्रू स्पेसिफिक क्लोरीन चैनल से। इनटू कहाँ फेंका जा रहा है, लेंगे इंटरस्टेशियम में, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें अंदर आ रही है वो बाहर जाएंगी। याद रखिए जो भी चीज़ें अंदर आएंगे इनटू द सेल्स, इनटू द एपिथेलियम, वो बाहर जानी ही होंगी, ऐसा नहीं कि बाहर रुक जाएंगे। जबकि जो पोटेशियम आया, पोटेशियम दो तरीके से, एक तो अपना डायरेक्टली ROM के चैनल से बाहर की तरफ जा रहा है इनटू द स्टेटियम, या फिर रिवर्स बैक हो जा रहा है इनटू द ल्यूमेन, या फिर थर्ड इट इज कमिंग इनटू द इंटरस्टेशियम बाय द सिम्पोर्ट विथ क्लोरीन आयंस। सो दिस इज हाउ द ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस। हालांकि यहाँ पे जो है आपका और दो तीन चीज़ों की और रीअब्जॉर्प्शन होंगी, बट पैरासेलुलर होगी। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड H+ के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि चूंकि क्लोरीन को तो अंदर जैसे नेगेटिव चार्ज को अंदर ले लिया गया और यहाँ से पोटेशियम को लगातार बाहर फेंका जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। तो जो पोटेशियम बाहर जा रहा है इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और प्लस यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये सब एक दूसरे को धक्का देंगे, ऑफकोर्स एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे एंड सब एक दूसरे को धक्का देंगे। एंड धक्का देने की वजह से पैरासेलुलर यानी कि दो सेल के बीच में जो टाइट जंक्शन है उनके बीच से भी जो है जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ इंटरस्टेशियम में आ जाएंगे। तो दो तरीके से ये हो रहा है इन द थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ट्रांससेलुलर एंड पैरासेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है इसमें, NK-CC2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर याद रखने के लिए, प्लीज़ याद रखिए इसको, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे इस थिक असेंडिंग में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन 0 है, लाइक 0। क्यों? क्योंकि ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है ये लिटरली अनपरमेबल टू वाटर है, ठीक है, अनपरमेबल टू वाटर, लाइक नॉन परमेबल टू वाटर। जो नहीं मैं नहीं जान दूंगा, वो वाला बात है कि मुझे नहीं जानता। तो वो सारे डिसेंडिंग लिम्ब इज हाईली परमेबल बट असेंडिंग लिम्ब इज नॉन परमेबल। बार्टर सिंड्रोम, व्हाट इज़ बार्टर सिंड्रोम? देखिए बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो बार्टीन चैनल है, एक्चुअली बार्टीन चैनल का बात हमने बताना भूल गए कि जब क्लोरीन आया तो क्लोरीन को बाहर फेंकने के लिए यानी बाहर इंटरस्टेशियम में डालने के लिए बार्टीन चैनल का यूज़ किया गया। किसका चैनल का यूज़ किया गया? बार्टीन चैनल का यूज़ किया गया। और ये बार्टीन चैनल जो है एक्चुअली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ये आपका सेल्स के मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनटू द ईयर में भी प्रेजेंट होता है, जो कि स्केला क्या बोलते हैं, स्क्लेरा मेड्यूला में पोटेशियम आयंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट बात है ये देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कि NK-CC2 और बार्टीन चैनल पहले मेन क्या बार्टीन चैनल, उसके अलावा NK-CC2 ये चैनल एंड द ROM के चैनल तीनों डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मेनली बार्टीन चैनल डिस्टर्ब होगा। सिम्टम्स क्या क्या है? हाइपोएट्रीमिया। हाइपोएट्रीमिया मतलब क्या कि सोडियम का जो प्रेजेंस है इनटू द बॉडी वो कम हो जाएगा, इनटू द ब्लड। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि देखिए ऑफकोर्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन NK-CC2 से हो रहा है, वो NK-CC2 खराब हो गया तो सोडियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो मेन दूसरा चीज़ है हाइपोकैलमिया, ऑफकोर्स पोटेशियम भी अंदर आ रहा था लेकिन पोटेशियम भी अब अंदर आने गया, मतलब यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जा रहा है ना, जो भी चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रही वो एक्सक्रीट हो जा रही है, तो ब्लड में एक्चुअली अमाउंट कम हो जाएगा, तो हाइपोकैलमिया। एंड हाइपोवॉल्मिया is the decrease in the concentration of बॉडी फ्लूइड में क्यों कम हो रहा है? क्योंकि चूंकि यहाँ पे NK-CC2 रिसेप्टर्स चले गए, मेनली जो ये रिसेप्टर्स चले गए, तो इसकी वजह से हाइपोवॉल्मिया का केस आएगा। एंड देखिए हाइपोवॉल्मिया कॉज एल्डोस्टेरोन रिलीज, ठीक है, हाइपोवॉल्मिया का केस आएगा कि मतलब क्योंकि सोडियम रिअब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर भी रिअब्जॉर्ब नहीं होगा। अब वाटर भी रिअब्जॉर्ब नहीं होगा, हाइपोवॉल्मिया की बॉडी में लाइक वाटर का जो अमाउंट है वो घट रहा है, तो मतलब पानी सूख रहा है एकदम, है नहीं, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। अब एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या है कि भैया जाकर सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, लेकिन वो सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? क्योंकि चैनल्स ही NK-CC चैनल्स ही गए हुए हैं,
तो कैसे वो कर पाएगा? तो ऑफ कोर्स बॉडी जो है वाटर लूज करेगी, इवन तो कितना भी एल्डोस्टेरोन, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म विल बी सीन, बट देयर विल बी नो इफेक्टिव इफेक्टिव यूज ऑफ दैट हाइपर एल्डोस्टेरोन, क्योंकि जो मेन चैनल्स हैं वो ही चले गए। हाँ, तो हाँ, तो अब चूंकि हमने बात की थी कि स्क्लेरा मीडिया में जो है वो पोटेशियम चैनल को मेंटेन कर रहा है बार्टिन्स, अब चूंकि बार्टिन चैनल ही गया हुआ है, ख़राब हो गया है क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, तो वहाँ पे नहीं मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डिफनेस भी सीन होती है। तो जिनके पास भी जो बार्टर सिंड्रोम जिस जिन पेशेंट के केस में आएगा, उनके केस में डिफनेस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग।